मैनेज कर सकते हो, इसके बारे में इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो मैनेजमेंट करने से पहले नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में देख लेते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या क्या हैं। तो देखो नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, एनीथिंग, मतलब इस एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चीज़ आपके यूज़ में आती हो, जो भी आपके इस्तेमाल में आती है, जो एनवायरनमेंट से आपको मिलती है, वो एक नेचर से दिया हुआ रिसोर्स है। कौन कौन से बेस्ट एग्जाम्पल हो सकते हैं नेचर से दी हुई चीज़ों के? देखो फॉरेस्ट आपका, वाइल्ड लाइफ, पानी, वाटर, कोल एंड पेट्रोलियम, ये ऐसी चीज़ें हैं जो नेचर हमको देता है और हम उनका एज अ रिसोर्स उनका यूज़ करते हैं, ठीक है, हमारी लाइफ को ईजी करने के लिए, ठीक है। तो अब इनको मैनेज करना जरूरी क्यों है, सबसे पहले तो ये बात, और मैनेज करेंगे कैसे? देखो अगर मैनेज नहीं करोगे तो ये इतने ज़्यादा यूज़ कर लिए जाएंगे कि ये आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन इनका यूज़ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं नेचर जो हमें दे रहा है वो एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लिमिटेड हैं, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल है। जैसे कोल पेट्रोल है, आप अनलिमिटेड इसको यूज़ करोगे तो एक टाइम पे ख़त्म होने वाला है। अगर ख़त्म हो जाएगा तो आगे वाली जनरेशन को किस तरीके से ये यूज़फुल रहेंगी, मतलब उनके लिए बचेंगी ही नहीं। तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स को अगर देखें तो क्या होता है, देखो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस इन सच अ वे एज टू अवॉइड देयर वेस्टेज एंड to use them in the most effective way is called the management of the natural resource। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करना, एक ऐसा सिस्टम बनाना, इस तरीके से यूज़ किया जाए कि उसका जो यूज़ होगा वो उनके वेस्टेज को अवॉइड करे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ओके, और मोस्ट इफेक्टिव वे में हम उनको यूज़ कर सके। तो मैनेजमेंट का बेसिक मतलब क्या होता है कि एक ऐसा जरिया जिससे हम उनको एक इफेक्टिव वे में यूज़ कर सके, उसको बोलते हैं मैनेज करना, ओके। अब देखते हैं कि मैनेजमेंट होता कैसे कैसे, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर, आगे की तरफ देखते हैं कि मैनेजमेंट होगा कैसे, कोई भी एक नेचुरल रिसोर्स होगा उसका हम मैनेजमेंट करेंगे कैसे, ओके, ये देखना यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक मैनेजमेंट होता है, जब हम मैनेज करते हैं चीज़ों को तो उससे एक चीज़ निकल के आती है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट तो सबने सुना होगा, लेकिन एक टर्म होती है जिसका नाम होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो ऐसा डेवलपमेंट जो अभी का साथ साथ में फ्यूचर को भी ध्यान रख के किया जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट जो अभी की नीड को पूरा करे लेकिन फ्यूचर की नीड को भी ध्यान रखे, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो जब हम मैनेज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का तो उसमें भी यही ध्यान रखते हैं कि ये अभी की नीड को तो पूरा करे ही करे, लेकिन इस तरीके से इसका वेस्टेज ना किया जाए कि ये फ्यूचर की नीड्स को हार्म कर दे, ठीक है। तो उसी ही डेवलपमेंट को, ऐसे ही डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल बोलते हैं, जो सस्टेन बना रहे, अभी भी जैसा है वैसा ही आगे सस्टेन रहे, मतलब एज इट इज रहे, ठीक है, कम और ज़्यादा ना हो, इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट, हमें वाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज, हमें ज़रूरत क्या है मैनेज करने की, रिक्वायरमेंट क्या है, ये देखना होगा। तो देखो उसका पहला रीज़न है हमें मैनेज क्यों करना चाहिए, उसका पहला रीज़न है उस रीज़न का कि जो रिसोर्सेज है ना, जो ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं। तो देखो नॉन रिन्यूएबल का मतलब है ऐसे रिसोर्सेज जैसे कोयला है ना, कोल, पेट्रोल, ठीक है, डीजल, जो जमीन से निकलते हैं वो लिमिटेड हैं। एक बार अगर यूज हो गए पूरे तो फिर दोबारा उनको नहीं निकाल सकते, वो लिमिटेड हैं। तो हमें उनको मैनेज करके यूज करना पड़ेगा, एक ऑथेंटिक वे में यूज करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से यूज करना पड़ेगा, ऐसे आप एग्जॉस्ट नहीं कर सकते उनको, ठीक है। तो ये आपको समझ आया कि मैनेज करना क्यों जरूरी है, पहला रीजन। दूसरा है फॉर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, मतलब कि देखो अगर आपने बुरी तरीके से अभी प्रेजेंट में यूज कर लिया कोल, पेट्रोलियम, है ना, जो लिमिटेड है उनको, तो आने वाली जनरेशन के लिए ये चीज घातक हो सकती है। आने वाली जनरेशन किस चीज से अपना लाइफ को चलाएगी? तो फॉर लॉन्ग टर्म के लिए आपको जो नेचर जो हमें रिसोर्स दे रखा है उनको मैनेज करके एक मोस्ट इफेक्टिव वे में यूज करना पड़ेगा। तीसरा रीजन क्या हो सकता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि सारे लोगों को बेनिफिट मिले, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। इस तरीके से इसका एक सिस्टम बनाना कि हर इंसान नेचर से मिलने वाले रिसोर्स का बराबर इस्तेमाल कर सके, ठीक है, इसलिए हमें मैनेज करना जरूरी है। देखिए मिनिमाइज द डैमेज, डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए, मतलब इसका क्या मतलब है,
अगर हमें किसी भी चीज को, अगर मान लो कहीं पे डैम बनाना है तो वहां पे आपने प्लांट्स को कट कर दिया, कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है वहां पे प्लांट को कट कर दिया, तो उससे 2 गुना प्लांट अगर आप उगाओगे तो इससे क्या होगा कि एज इट इज आपकी ग्रीन जो ग्रीन एनवायरनमेंट है वो बना रहेगा। ठीक है, तो ये रीजन होते हैं कि एनवायरनमेंट भी इफेक्ट होता है अगर आपने पूरा का पूरा नेचुरल रिसोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से हमें हमारे नेचर के रिसोर्स को बचाना पड़ेगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे अबाउट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपके नेचर से मिलने वाले रिसोर्सेज यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलते हैं। क्यों? वुड मिलती है, लकड़ी मिलती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ या बोल दो बायोडाइवर्सिटी मिलती है। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है, देखते हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट के बारे में देखेंगे, वाइल्ड लाइफ के बारे में कि ये दोनों होते क्या हैं। फॉरेस्ट तो सबको पता है, जंगल, एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे तरीके के प्लांट्स ट्रीज नेचुरली ग्रो करते हैं, उसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो कि हमें नेचर से मिलती है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या है? देखिए, वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स जहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, उन बर्ड और एनिमल्स को ही हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ। तो मेरे हिसाब से वाइल्ड लाइफ का मतलब समझ आ गया होगा कि फॉरेस्ट में रहने वाले जानवरों को हम वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा मतलब जो फॉरेस्ट होता है वो सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी क्या मतलब है इसका? देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा तरीके के प्लांट मिलते हैं आपको। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स मिलते हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको मिलती है देखने को। ठीक है, कहाँ? फॉरेस्ट में। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ मिलता है। तो अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पे जीव मिलेंगे, कितने हजार तरीके के प्लांट्स मिलेंगे, वैरायटी। तो ये एक ह्यूज बायोडाइवर्सिटी होता है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका नेचर से मिली हुई रिसोर्स का। आगे देखते हैं हम। अब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? अब स्टेक होल्डर का मतलब क्या है? देखिए, स्टेक होल्डर का मतलब होता है कि वो इंसान या फिर वो ग्रुप लोगों का जो उस जगह को सुरक्षित रखने के लिए भी जिम्मेदार होती है, और वही इंसान या वही लोग उस जगह को खराब करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। तो उनको हम स्टेक होल्डर्स, किसी न किसी रीजन से वो जुड़े होते हैं। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले स्टेक होल्डर का मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा, अ पर्सन और द ग्रुप ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल with an interest or the concern in something is called the stakeholders। मतलब stakeholder का मतलब वो है एक इंसान या फिर एक से ज्यादा इंसान जो उस चीज से जुड़े हुए हो। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के कौन कौन स्टेक होल्डर्स होते हैं? सबसे पहले जो होते हैं, देखिए, ऐसे लोग जो कि उसके चारों तरफ रहते हैं। क्यों ये स्टेक होल्डर है? लिव और अराउंड लिव, मतलब उसके चारों तरफ किसी ना किसी तरीके से रहते हैं, एक जंगल के चारों तरफ रहते हैं। ट्राइब्स जो आपने देखे हैं ना, भील जो रहते हैं, क्योंकि वो लोग अगर चाहे तो उसको बचा भी सकते हैं, वो चाहे तो उसको बिगाड़ भी सकते हैं। दूसरा जो होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो फॉरेस्ट का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है, वो उनके लिए स्टेक होल्डर्स में से एक होता है। उनकी जिम्मेदारी होती है उसको बचाना। ठीक है, उसका लुक आफ्टर करना। आगे देखते हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, मतलब इंडस्ट्री चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, जो कि सामान, जो कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है, वो जंगल से लेके आते हैं, जो लकड़ियाँ लेके आए फर्नीचर बनाने वाले। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये फॉरेस्ट को खराब भी कर सकते हैं और बचा भी सकते हैं। तो आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि ये तीनों लोगों में से एक और होता है, एक जिसको बोलते हैं एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट वो लोग होते हैं जो ना तो इनका डायरेक्ट लिंक होता फॉरेस्ट से, ना ये मतलब रखते फॉरेस्ट के आसपास रहने से, लेकिन ये प्यार करते हैं किससे? प्लांट से, वाइल्ड लाइफ से, बायोडाइवर्सिटी से, है ना। ये बहुत प्यार करते हैं, तो इनको एक्टिविस्ट बोलते हैं। एनजीओ चलाते हैं ये, किसके लिए? फॉरेस्ट के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए। तो ये वो लोग होते हैं जो बिना किसी मतलब के भी मतलब रखते हैं फॉरेस्ट से। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, चारों जो स्टेक होल्डर्स है उनमें से कौन सबसे ज्यादा चाहेगा कि आपका जो वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, वो बचा रहे? पॉज द वीडियो, कमेंट में बताओ कि इन चारों में से कौन सबसे ज्यादा चाहेगा कि आपका जो वाइल्ड लाइफ है या फिर फॉरेस्ट है वो बचा रहे? कौन चाहेगा? मेरे हिसाब से आपने आंसर दे दिया होगा। तो सबसे ज्यादा जो चाहेगा वो चाहेगा एक्टिविस्ट। वो इसलिए चाहेगा क्योंकि वो दूर रहते हुए भी उसके बारे में सोच रहा है। अगर आप किसी चीज के बारे में जिससे आपको मतलब नहीं है उसके बारे में सोच रहे हो, तो आप सबसे ज्यादा उस चीज से प्यार करते हो। तो स्टेक होल्डर्स में सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो सबसे ज्यादा बचाते हैं, वो एक्टिविस्ट। दूसरे नंबर पे वहां पे लोग रहने वाले। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट
ढील दे सकता है, वो चीट कर सकता है, वो बेच सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट तो लूटने के लिए हैं ही, ठीक है। हर कोई नहीं होता लेकिन कुछ होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आपका बचाने का काम करेगा, क्योंकि ये लड़ते हैं बिना किसी मतलब के। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। स्टेक होल्डर का आपको मतलब समझ आया, ऐसा ग्रुप या ऐसा पर्सन जो किसी न किसी चीज तरीके से जुड़ा रहे। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिन एग्जाम्पल्स में लोगों ने, वहाँ के लोगों ने जंगलों को, वाइल्ड लाइफ को बचाया। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है द केस ऑफ खेजरी ट्री। खेजरी ट्री का केस हुआ था। कहाँ हुआ था ये खेजरी ट्री? देखिए, एक बिश्नोई समाज होती है राजस्थान के अंदर, बिश्नोई समाज होती है, बिश्नोई कम्युनिटी होती है राजस्थान के अंदर। तो 1731 के अंदर एक अमृता देवी बिश्नोई नाम की एक लेडी थी। उन्होंने 363 लोगों को लिया, और किस चीज के लिए साथ में लिया? एक खेजरी नाम का पेड़ होता है, कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। इस पेड़ को काटने आ गए थे, ठीक है। देखो 1731 में उस टाइम पे काटने आए थे। तो अमृता देवी ने क्या किया, वो खड़ी हो गई लोगों के साथ में। कितने लोग थे? 363। इतने सारे लोगों के साथ में जाके खड़ी हो गई कि आप इसको काट नहीं सकते। और फिर किंग ने क्या किया? किंग ने 363 लोगों को पेड़ के साथ काट दिया। तो अमृता देवी बिश्नोई नाम से एक अवार्ड भी मिलता है जो एनवायरनमेंट को बचाते हैं उनको। क्यों मिलता है? क्योंकि उन्होंने 363 लोगों के साथ में मिलके अपनी जान देती थी। किस चीज को बचाने के लिए? खेजरी को बचाने के लिए। कहाँ की थी? जोधपुर की थी। तो इसको बोलते हैं खेजरी ट्री या अमृता देवी बिश्नोई मूवमेंट, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है कि आप वाइल्ड लाइफ से कितना प्यार करते हो, कितना बचाना चाहते हो। तो ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल था आपका चिपको आंदोलन के बारे में सुना था, जिसका दूसरा नाम था हग द ट्री मूवमेंट। मतलब इसमें क्या हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, देखते हैं। एक गढ़वाल की जगह है जिसको रेनी के नाम से जानते हैं। गढ़वाल जानते हो, जो कि आपका उत्तराखंड, हिमालयाज, वहाँ पे हुआ था। तो 1970s में, है ना, जब 1970s में रेनी गढ़वाल के अंदर पेड़ों को काटने के लिए आए थे, तो उन्होंने क्या किया था? पेड़ों को हक कर लिया था, मतलब पेड़ों को पकड़ लिया था। तो तब से इसका नाम था चिपको, मतलब चिपकना। पेड़ से चिपक गए थे कि आप काट नहीं सकते, उन्होंने काटने नहीं दिया था। तो ये भी एक अप्रिशिएट करने वाली बात है कि ये एक आंदोलन हुआ था। कहाँ हुआ था? रेनी गढ़वाल के अंदर हुआ था 1970 में। ये आपको बातें याद रखनी। चिपको आंदोलन क्या होता है? चिपको आंदोलन का दूसरा नाम है हक द ट्री मूवमेंट। मतलब पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों को हक कर लिया था वहाँ की लेडीज, वुमेन्स ने, ठीक है। क्योंकि वहाँ के जो जो इंसान थे, वो जो मेल थे, वो काम पे चले गए थे। तो वुमेन आई और उनकी चारों तरफ चिपक गई। अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ क्या होता है। देखो, कंजर्वेशन मतलब बचाना वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे रख सकते हैं? द लार्ज स्केल किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। देखिए क्या होता है कि अभी के टाइम पे तो खैर कम हो गया, लेकिन अब से थोड़े दिन पहले, 4-5 साल पहले की बात करें, तो बहुत ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स को मार मार के उनको फैक्ट्रीज में, उनके जो स्किन को फैक्ट्रीज में यूज़ किया जाता था। किस चीज़ के लिए? उनके बैग बनाए जाते थे, बूट बनाए जाते थे, मतलब जो शूज़ होते हैं, जूते होते हैं, वो बनाए जाते थे। तो उससे क्या होता था? मान लो आपने बहुत ज़्यादा, देखो ये बैग देख रहे हो, किसकी स्किन से बना हुआ लग रहा है आपको? ये आपकी स्नेक की आपकी स्किन को हटा के इसको बनाया है। इस तरीके से लायन की स्किन को हटा के बना लिया जाता है। अगर आप इस तरीके से मार मार के बनाते रहोगे अपने यूज़ के लिए, मतलब आप यूज़ कर रहे हो लेकिन आप गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो, तो क्या होगा? आपकी जो फूड चेन है ना, उसके बीच में से यहाँ से आपका स्नेक गायब हो जाएगा। अब यहाँ से ये गायब हो गया तो आपका जो फूड चेन है वो खराब हो गया। तो पूरा का पूरा मामला ही खराब हो जाएगा। मतलब एक बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन आ सकती है। समझ गए? आपको मेरी बात समझ आई होगी। इसलिए हमें कंजर्व करना चाहिए किस चीज़ को? वाइल्ड लाइफ को, जो जंगल में रहने वाले जानवर होते हैं उनको। क्योंकि ये फूड चेन को पूरा करते हैं। फूड चेन पूरा होगा तभी तो एक स्टेबिलिटी आएगी ना एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या? पॉल्यूशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं पानी की। पानी एक नेचर से मिलने वाला क्या है भाई? एक रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन इसका हम इतनी गंदी तरीके से यूज़ कर रहे हैं अभी के टाइम पे, आप देख पा रहे होगे कि बिकॉज वी आर यूजिंग इन इन अप्रोप्रिएट वे, मतलब जैसे मर्जी यूज़ किया जा रहा है इसको। तो हम सबसे ज़्यादा इसके अंदर कौन सी चीज़ डाल रहे हैं? हम इसके अंदर फैक्ट्रीज का जो वेस्ट होता है उसको डाल रहे हैं। दैट्स वाई इट पॉल्यूटिंग, ठीक है। डे बाय डे ये पॉल्यूट हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो आपका जो गंगा रिवर है उसके अंदर कौन से बैक्टीरिया की प्रेजेंस की वजह से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है? तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है कॉलीफॉर्म, ठीक है। COLIFORM, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। कुछ ऐसा दिखता है वो बैक्टीरिया, ठीक है।
क्योंकि जब आपका वेस्ट होता है इंडस्ट्रीज का, वो पानी में जाता है, पानी में जाने के बाद में वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो ये बहुत सारी डिजीज क्रिएट करता है। दूसरा होता है कि जो आपका वेस्ट होता है वो आपके रिवर वाटर की किसको इंक्रीज कर देता है, पीएच को इंक्रीज कर देता है, मतलब एसिडिक कर देता है, जो कि पीने लायक भी नहीं रहता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक है, तो आप रिवर वाटर्स को यूज नहीं कर सकते, तो हमें जो पानी आसमान से बरसता है, ठीक है, जो बारिश होती है, रेन होती है, उस पानी को इकट्ठा करना चाहिए, हमें रेन हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। रेन हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? आपके घरों के ऊपर जो पानी आया उसको एक पाइप लगा के आपने अंडर ग्राउंड डाल दिया। अब क्या होता है कि अंडरग्राउंड जब पानी जाता है तो वो सीपेज होता है, मतलब उसका सीपेज होता है, वो नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद में वो आपके जो आप बोरवेल वगैरह जितने भी आप कुएं खोदोगे उनमें से एक मीठा पानी बन के निकलता है। क्यों निकलता है ऐसा? जब आपका पानी जमीन के नीचे जाता है तो बहुत सारी लेयर्स में छनके जाता है, तो फिर जो अंडरग्राउंड वाटर बनता है उसका, वो अंडरग्राउंड वाटर बहुत हेल्दी होता है हमारे लिए। तो इस तरीके से हमें रेन वाटर की हार्वेस्टिंग करके उसे टैंक में डालना चाहिए टू गेट अ प्योर वाटर। ओके, तो ये तो हो गई वाटर की बात। अब हम बात करेंगे किसकी? कोल एंड पेट्रोलियम की। ये भी एक क्या है? नेचर से मिलने वाले रिसोर्सेस हैं, लेकिन ये एक ऐसे रिसोर्सेस हैं जो कि एक लिमिटेड वे में है, जो कि आप बोल सकते हो कि ये नॉन रिन्यूएबल हैं, जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, इनको हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है। देखिए, ऐसे फ्यूल्स जिनको हम यूज कर सकते हैं, और ये बनते कैसे हैं? क्या होता है, मान लो ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे कोई प्लांट उग रहा है और कोई एनिमल है, ठीक है, कोई एक बहुत बड़ा डिजास्टर आया और प्लांट और एनिमल अर्थ के नीचे चले गए, ठीक है, प्लांट और ये जो प्लांट और एनिमल हैं वो अर्थ की लेयर के नीचे चले गए। अब यहाँ पे ना तो आपका कोई एयर की प्रेजेंस और बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जो एनिमल और प्लांट जो दबे हैं ज़मीन के नीचे, वो कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लांट तो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके कोल में, और एनिमल्स कन्वर्ट हो जाते हैं आपके पेट्रोलियम में। ठीक है, इस तरीके से ये बनते हैं ज़मीन के नीचे, लिमिटेड अमाउंट में है। आप इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो ये ख़त्म हो जाने वाला है। ठीक है, तो हमें इनको एक लिमिटेड वे में ही यूज़ करना चाहिए, सीधी बात तो यही है। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल है। देखो, नॉन रिन्यूएबल का मतलब है दोबारा से इनको यूज नहीं किया जा सकता, एक बार यूज कर लिया तो खत्म। तो वी शुड यूज द मैक्सिमम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें पेट्रोल और कोल की जगह ऐसे एनर्जी के सोर्स यूज करने चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी, सन से मिलने वाली, क्योंकि सन है तब तक अर्थ है, अर्थ है तब तक सन है, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे अनलिमिटेड है, मिलती जाएगी। हवा से मिलने वाली एनर्जी, ये सारी क्या है? रिन्यूएबल है, ये कभी खत्म नहीं होने वाली। अगर ये खत्म हो गई तो अर्थ ही खत्म हो जाएगी। पानी से मिलने वाली एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, मतलब पानी जब फ्लो करता है तो उससे मिलने वाली एनर्जी, तो इनका ज़्यादा यूज़ करना चाहिए कंपेयर देन ऐसी एनर्जी जो नॉन रिन्यूएबल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका पॉइंट था। अब देखिए, हमें 3R के बारे में सिखाया जाता है, 3R, जिससे क्या होता है? एनवायरनमेंट बच सकता है। अब ये 3R का मतलब क्या है? देखो, पहले R का मतलब है रिड्यूस, दूसरे R का मतलब है रीयूज, तीसरे R का मतलब है रिसाइकल। तीनों का मतलब समझते। देखो, रिड्यूस का मतलब सबको पता है कि रिड्यूस करना, ऐसी चीजें जो एनवायरनमेंट को हार्म कर दे उनको लेस अमाउंट में यूज करना, रिड्यूस करना। दूसरा होता है रीयूज। अगर आप प्लास्टिक बैग लेके आते हो, उसी बैग को दोबारा मार्केट में लेके जाओ और उसी को ही यूज करो, क्योंकि प्लास्टिक आपके एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, तो रीयूज, दोबारा यूज करना। तीसरा होता है रिसाइकल। प्लास्टिक बैग्स अगर आपने बाहर फेंके हैं तो उनको इकट्ठा करके रिसाइकल करके दोबारा से प्लास्टिक बैग बना देना, नए प्रोड्यूस नहीं करना। तो इनसे क्या होगा? हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा प्लास्टिक बैग्स इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये 3R कॉन्सेप्ट होता है, जिसकी वजह से हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। तो अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसके अंदर कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई, फिर हम उसके ऊपर आपको अलग से एक वीडियो बना के देंगे। थैंक यू।